हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास 10th पे जो आधारित है, ये तीसरी सेशन है, तीसरा मतलब क्लास है ये हमारा। और इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है, यानी मिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन में से भी कौन कौन से टॉपिक होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात बहुपद के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुपद के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें वृत्त के क्वेश्चन को लिया गया है, इसमें प्रायिकता के क्वेश्चंस को लिया गया है, और इसमें निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस को भी लिया गया है। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस को लिया गया है। हम इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, मन लगा के पढ़ाई करो और बाकी दिक्कतों के लिए मैं हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हो हम, क्वाड्रेटिक। ये इंग्लिश के में जो थोड़े बच्चे कुछ कीवर्ड जानना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, द्विघात को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, क्वाड्रेटिक। बहुपद को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब ये देखो, इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इसमें अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघात बहुपद हो, तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। इसको हम बोल देते हैं सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन इक्वेशन को कंपैरिजन कर देना है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इक्वेशन को किससे कंपैरिजन कर देना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। जैसे देखो, ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1, बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी जानना चाहता है वो, अल्फा प्लस बीटा की। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। चलो माइनस माइनस बाहर है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 1, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, आई होप सबका ये आंसर सही होगा। जिसका आंसर सही नहीं है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। और यदि यही आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ लेता, क्या पूछ लेता, अल्फा इंटू बीटा, तो सी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 4। ठीक है, चले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक बार बताओ, जितने बहुपद होंगे, कितने बहुपद है, द्विघात, द्वि का मतलब क्या है 2, द्वि का मतलब क्या है 2, तो इसमें बहुपद की शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2, अल्फा एंड बीटा। यदि यहाँ पे त्रिघात लिखा होता कि भाई सॉरी ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे त्रिघात लिखा होता कि भाई त्रिघात बहुपद बताओ, तो त्रिघात में कितने शून्यक हो जाते, 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो जाते, अल्फा बीटा गामा 3। बट यहाँ पे द्विघात बहुपद बोला गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखो, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और ए कोमा बी हो, तो ए बी का मान पूछ रहा है वो, यानी ए बी यानी शून्य, इसको अल्फा और इसको बीटा से दिखाने के बजाय यहाँ पे ए बी दिखा दिया गया है, यानी यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बोला गया है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 1
बी की वैल्यू मिलेगी विद साइन कंसीडर करना है नंबर्स को, ठीक है, माइनस का 2 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 5। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 5, ए की वैल्यू मिल गई मुझे 1, 5/1 कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास 5। तो थर्ड का आंसर ए है। सब अपना आंसर मिलाते रहेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। मूल यहाँ पे क्या वो होते हैं, यही अल्फा और बीटा, शून्य को क्या बोल देते हैं हम मूल, यानी ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानना चाहता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या बोला था माइनस का बी अपॉन ए। अब तो आप कंपैरिजन कर ही लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू मिलेगी 1। तो चलो पुट कर देते हैं माइनस, अब बी की वैल्यू माइनस का 4 है अपॉन में 1, माइनस माइनस क्या प्लस का, तो इसका आंसर क्या है प्लस का 4 बी, यानी 4 का आंसर बी है, ठीक है। चले आगे बढ़े क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आगे की ओर मूव करते हैं। अब ये देखो, ये है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी त्रिघात मतलब क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो बताओ, यानी इसमें याद रखना पहले पावर 3 आएगी, फिर पावर 2 आएगी, फिर पावर 1, फिर पावर 0, यानी इसमें किसकी पावर 3 है, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 से शुरू होनी चाहिए, तो इसका आंसर है सी, 5 का सी। यानी त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप कहोगे सर डी में 0, तो एक बार बताओ x की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हाइट फॉर्म में होता है। यदि मैं d की वैल्यू x की पावर नोट करूं तो एक ही बात है ना, 3, 2, 1 और ये 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसे किससे कंसीडर कर देते हैं d से। तो इसका आंसर है 5 का c। चलिए आगे बढ़े। चलिए दोस्तों 6 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और इसके मूल क्या है मूल है, तो इसकी वैल्यू किसकी जाननी चाहती है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ। तो चलो पहले यहाँ पे कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करो। स्टेप 1 क्या है कि पहले इक्वेशन को कंपैरिजन करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब तो मैं इतना बता ही चुका हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका 7, ठीक है, 2 वैल्यू मिल गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन के बीच यदि प्लस या माइनस हो तो आपको हमेशा पहले एलसीएम लेना है। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा बचा, तो मैं बीटा को ऊपर लिख लूं प्लस, बीटा से बीटा गया अल्फा बचा, अल्फा को ऊपर लिख लूं। एक बार बताओ दोनों चीज प्लस में है, तो प्लस में है तो मैं चाहे 1 + 2 को 2 + 1 लिखूं या 1 + 2 लिखूं, वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं, वो केवल माइनस में होता है, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 7/1, ठीक है, 1 से 1 गया और ये आंसर हो गया मेरे यहाँ पे 5/7। किस किस का आंसर बी है, 6 का आंसर है बी। चलो आगे बढ़े, चलो 7 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक, शून्यक मतलब 0, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे फैक्टराइज को बोलते हैं क्या गुणनखंड करना होगा। अब ये देखो गुणनखंड की विधि समझ लो। आपको क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ x² लेना है, यानी जो सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर वाली टर्म होगी ना उसका कोएफिशिएंट उठा लो, यानी 6 उठा लिया, एंड कांस्टेंट टर्म उठा लो, क्या है 3 × 3 मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो जो कांस्टेंट टर्म के जो सामने साइन है ना वो करके मुझे माइनस का 7x मिल जाए, x तो बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो माइनस का 7 मिल जाए, ठीक है। अब याद रखो एक बार और देख लो, ठीक है, हमें x² के सामने वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म जिसके बाद x की पावर 0 होती है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा 18, ठीक है। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो जो मुझे माइनस करके माइनस का ही 7x माइनस का 7 मिल जाए, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है ना, जैसे यहाँ प्लस होता तो मैं क्या बोलता प्लस करके -7 लाओ, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस करके माइनस का 7 लाओ। चलो पहले इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर क्या है 2 9 जा 18, ठीक है, क्या फैक्टर है 2 9 जा 18।
अब मुझे दोनों में माइनस करना है, प्लस कोई नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, तो यहाँ प्लस नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ माइनस, तो माइनस करें। तो यदि मैं यहाँ माइनस करता हूं तो 2 में से 9 गया, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके आगे वाला साइन ही हम कंसीडर करते हैं, माइनस का 7। अब x चाहिए ना, ये लो, इसको भी x दे दिया, इसको भी x दे दिया। क्यों, ओरिजिनल में टर्म तो एक्स स्क्वायर भी था ना, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 18x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 2 9 जा और यहाँ माइनस, 2 9 जा 18, माइनस का 18 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। लेकिन माइनस करके मुझे क्या चाहिए था, माइनस का 7, तो 2x में से 9x जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 7x। सबके समझ में आया। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल में 0। अब यहाँ माइनस 7x की जगह ये वाली टर्म लिख दो, 2x माइनस का 9x, x स्क्वायर माइनस प्लस का, क्योंकि 2x प्लस का है, 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल में 0। इन दोनों में सबसे बड़ी टर्म कॉमन 2x आएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस का 1, यहाँ क्या माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1 इक्वल में 0। हमेशा याद रखना, यदि आपके ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम है, यानी आपने फैक्टराइजेशन यानी आपने गुणनखंड ठीक किया है। तो इसका क्या हो गया, 2x माइनस 3, आउटर वैल्यू को एक साथ ले लो और इंटरनल वैल्यू को एक साथ ले लो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो -3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, ऐसे 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3/2। और यहाँ से निकालना जाऊं तो 3x प्लस 1 इक्वल में 0, 3x इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, माइनस का 1/3। यानी इसके दो, इस पहला वाला अल्फा होता है और दूसरा वाला क्या होता है, बीटा, ठीक है। तो 3/2 और माइनस का 1/3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन है। किस किस का ऑप्शन है आया है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका कितना रिजल्ट बना। ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें जिसके जितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 3/2 एंड माइनस का 1/3। चलो आगे बढ़े, चलो चलो 8 क्वेश्चन ये रहा, करो ट्राई करो। सेम क्वेश्चन था ये अभी जो मैंने कराया है ना, जिसमें 1/अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी और इक्वेशन आपको बदली हुई दे रखी है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके, ठीक है, उसके बाद इसमें वैल्यू में फाइंड कर देना, ठीक है। अभी सेम कराया था मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर लिखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल में 0। यहाँ एक्स स्क्वायर ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। और जब भी अंडर रूट खुलता है ना तो वो प्लस माइनस दोनों में खुलता है। क्यों, मैं नहीं जानता अंडर रूट के अंदर वैल्यू प्लस है कि -3। आप कहोगे सर मैं तो जानता हूं, एक बार बताओ, मैं चाहे -3 का स्क्वायर करूं तो भी प्लस का 9 आए, प्लस सॉरी -√3 का स्क्वायर करूं तो भी 3 आएगा, और √3 का भी स्क्वायर करूं तो भी 3 आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू प्लस का है कि माइनस का है, आप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस √3, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है। चलो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, बी, माइनस का √3 प्लस का √3। यदि फिर भी किसी को डाउट होगी ये कैसे आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति पे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश, इंग्लिश वाले बच्चे को चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट। हम जानते हैं टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अब बिंदु को हम बोलते हैं क्या, पॉइंट, ठीक है। यहां पे समझ लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है जबकि y प्लस का होता है। हम हमेशा पहले x और दूसरे y को दिखाते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है।
चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई क्या होता है, निगेटिव। ये आप नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -8 और वाई की वैल्यू क्या है, 6, यानी एक्स निगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, जो सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही शो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। समझ में आया सबके? चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि या y अक्ष। y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी उसको कहते हैं हम x निर्देशांक, ठीक है। y अक्ष से दूरी को हम x निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है, ये बात अब नोट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। y अक्ष का समीकरण क्या है, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं, x इक्वल में 0, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है y इक्वल में 0, ऑप्शन सी है एक्स वाई इक्वल में 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब इसका बता y अक्ष का समीकरण, हमेशा याद रखना y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टली जो होता है ना, हॉरिजॉन्टली इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये जो वर्टिकली इंक्लाइंड होता है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। तो याद रखना y एक्सिस पे x की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ सेंटर है और सेंटर पे क्या होता है, 0,0। यदि मैं इसके चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, वैल्यू तो x की वैल्यू 0 ही रहेगी ना। बढ़ेगा क्या, y बढ़ेगा, 1 2 3 y बढ़ेगा, x थोड़ी बढ़ेगा। और x एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल में 0, क्योंकि y 0 है, y ऐसे बढ़ेगा तो y 0 हो जाएगा। तो याद रखना x अक्ष का समीकरण y इक्वल में 0 होता है, जबकि y अक्ष का समीकरण x इक्वल में 0 होता है। यू गॉट इट? चलो आगे बढ़े, चलो। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। ये इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे आप, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा जब कोई जवाब देगा तब, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। मैंने अभी आपको पूरा क्वाड्रेंट का पार्ट बताया है कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x निगेटिव होता है जबकि y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। गॉट इट? चला आगे बढ़े, चलो। को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है। बिंदु a 2,-4 है, यानी यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2,-4, और b क्या है यहाँ पे 4,-2। इनका मध्य बिंदु पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है, मैं इसे सी मान लू, ठीक है। और यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछे ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये मिड पॉइंट का यानी रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। चलो ये करें, यहां देखो, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा ये हो जाएगा -4 और -2/2, 2 + 4 कितना होता है, 6 को यदि 2 से डिवाइड करूं तो 3, ये क्या हो जाएगा, -4 -2 -6/2 कितना हो जाएगा, -3। तो इसका आंसर रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, 3, -3, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आलस नहीं करेगा, क्वेश्चन नोटबुक हाथ में लेके बैठो। अब मैं ये जानना चाहता हूं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। मैं आपसे क्या मेहनत कर रहा हूं, और यदि आप ही आराम से बिस्तर में बैठ के करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के टाइम दे रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को केवल पास कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सबके 90 नंबर आए, और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं जो करा रहा हूं आप वो करते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आप जानते हैं मैं जवाब जरूर देता हूं, ठीक है।
तो कोई भी आलस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब ये देखो, मैंने इसलिए रिवाइज करने के लिए भी क्वेश्चन लाया हूं, मैंने क्वेश्चन रेखाखंड का मध्य बिंदु को किया हुआ है, अब इसको आप करेंगे, अब इसको जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में। मैंने इसलिए एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूं, जिससे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन खोल के देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्कल पे, अब चलते हैं हम वृत्त, वृत्त का क्वेश्चन यानी सर्कल पे। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। यानी आउटर बाउंड्री जो होती है ना सर्कल की, ये आउटर बाउंड्री, इसकी लेंथ ही सरकमफेरेंस कहलाती है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है। यदि मैं इस एरिया को काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। यदि मैं काट दूं, ये डायमीटर होता है बाय द वे, एक सर्कल का जो 2 पॉइंट को टच करता है उसे डायमीटर बोलते हैं। जो सेंटर ऑफ सर्कल से किसी भी 2 पॉइंट को टच करे उसे डायमीटर बोलते हैं। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले लिख लेना। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ये है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, पाई आर प्लस 2r, आप ये नोट कर लीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन को करें। आई थिंक आपने ये सब नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करें और नोट कीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब क्या, सरकमफेरेंस, और क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया, दोनों बराबर हैं। यानी किसी वृत्त का परिमाप 2 पाई आर किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी रेडियस बताना है, ठीक है। तो देखो पाई से पाई गया, आर से ये आर गया, सॉरी 2 पाई आर इक्वल में किसके इक्वल है, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो आर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का ए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, यानी वो आपसे डायामीटर जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, डायामीटर। चलो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 पाई। गलती मत करना, 64 लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा, उसने पाई दे रखा है। पाई से पाई काटोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू 64, तो यदि मैं आर स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो ये अंडर रूट में क्या चल जाएगा, 64, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 8, और सेंटीमीटर में दे रखा है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। डायमीटर क्या होता है, यानी व्यास, डायमीटर को हम क्या बोल देते हैं, व्यास। व्यास रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस कितना है, 8 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर है बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। आपके ओपिनियन से ही मुझे मोटिवेट मिलता है, क्योंकि यदि मैं किसी को समझा रहा हूं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता ना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ये है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर, दो क्षेत्रफल है, पाई आर 2 का स्क्वायर। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो। क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। पाई से पाई गया और स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं एक मिनट दोबारा करो, एक मिनट। दो वृत्तों के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, और एक वृत्त का रेडियस मैंने मान लिया R1 का स्क्वायर, दूसरा क्या मान लिया मैंने, पाई R2 का स्क्वायर। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। पाई से पाई गया, आप इसे ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2,
ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर था इसलिए मैंने दोनों के ऊपर अंडर रूट भी चढ़ा दिया। ठीक है, स्क्वायर से ये कट गया, मैंने ये पावर से पावर नहीं काटा है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी यदि अंडर रूट को काट सकता है, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, तो इससे भी अंडर रूट चला जाएगा, इससे भी अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास r1 अपॉन r2, यानी देखो ना त्रिज्या ही पूछ रहा है, क्या आ गया है x अपॉन में y, तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, आप ऐसे पावर नहीं काट सकते, ये गलती हो गया था। किसी वृत्त की त्रिज्या यदि k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लो एक वृत्त का क्षेत्रफल कुछ भी है, ठीक है, x मान लिया, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, k गुनी कर दी जाए, मान लो इसका 1 है तो k गुना करूंगा तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका k, चलो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा इसका भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन r की जगह क्या आ जाएगा k स्क्वायर, और तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर, पहले वाले का मैंने 1 लिया है तो ये हो जाएगा पाई से पाई काट दो, r1 क्या 1 का स्क्वायर और r2 क्या k का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और k का स्क्वायर k ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। आगे बढ़े, चलो कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड को हम हिंदी में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है वो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर पूछ रहा है वो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को ही क्या बोल देते हैं हम, त्रिज्यीय खंड। डायग्राम भी बना देता हूं, ये और एक सेक्टर काट दिया, तो ये वाला मेरा पार्ट पूरा क्या हो गया, ये वाला पूरा पार्ट हो गया मेरा त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये थीटा डिग्री एंगल बना, थीटा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये एंगल की बात हो गई। और भाई है तो पूरा सर्कल ही ना, तो सर्कल का क्या हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन कहां मिल रहा है, ऑप्शन डी 32 का है डी। चलो आगे बढ़े, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे त्रिज्यीय खंड के बेस पे अगली क्लास में। अब आते हैं हम क्या, प्रोबेबिलिटी पे। अब हम कहा आ जाते हैं, अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैं हर टॉपिक के डेली। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता। ठीक है, ताश की गड्डी खेली होगी, कॉइन उछाले होंगे, बस उसी सब पे। आंकड़े 5, 4, 39, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक कितना होगा। बहुलक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, यानी सबसे ज्यादा बे नंबर, यानी सबसे ज्यादा टाइम जो नंबर आता है ना, ज्यादा समय तक ज्यादा समय तक नंबर आने वाला, ज्यादा बार नंबर आने वाला, ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बहुबल। ज्यादा बार आने वाला नंबर, ज्यादा बार आने वाला नंबर। इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो ज्यादा टाइम आया हुआ है, 5 1 टाइम आया हुआ है, 4 भी 1 टाइम आया हुआ है, 13 1 टाइम आया हुआ है, 9 3 टाइम आया हुआ है, 8 1 टाइम आया हुआ है, 11 भी 1 टाइम आया हुआ है, और 14 भी 1 टाइम आया हुआ है। तो इसका बहुलक है 9, क्योंकि 9 3 बार आया हुआ है। अब बहुलक बोलते हैं ऐसा नंबर जो एक जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा टाइम आया हुआ हो, समझ में आया, जो सबसे ज्यादा बार आए उसी को हम बहुलक बोल देते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आंसर कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में। अब ये देखो माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। इसका फॉर्मूला देखो, यदि इवन हो तो n/2 कर दो। कितने नंबर है, 8 7 12 15 10 9 11। आपको सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम जिसे बोलते हो ना आप, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, आरोही क्रम, आरोही क्रम में पहले सबको लिख दो। चलो लिखें, पहले क्या आएगा, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, जो नंबर आगे की ओर बढ़े। पहले आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। टोटल नंबर कितने हो गए, 7। यहाँ भी कितने नंबर है, 7। इसके बाद नंबर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो जब भी इवन नंबर आ जाए आपका, जब भी इवन नंबर आ जाए तो इवन में क्या करोगे, n+1/2, ये टर्म आपका क्या हो जाता है, आंसर। 7 है तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 7+1 कितना, 8/2। कौन सा टर्म आएगा, मीडियन, फोर्थ टर्म। कौन सा आ जाएगा, फोर्थ टर्म। गिन लो, 1 2 3 4 10, इसका आंसर क्या हो गया, 10। बात समझ में आया, समझ गए, ठीक है। यदि माध्यिका पूछे तो माध्यिका में आप पहले नंबर को आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद नंबर में यदि इवन नंबर हो तो n+1/2 करते हैं, और यदि ऑड हो तो हाफ कर देना उसका, बस टोटल नंबर गिनो और उसका हाफ कर दो, n/2 कर दो, ठीक है। चले आगे बढ़े। सॉरी सॉरी, ये ऑड के लिए, मैं भी आज कहां से इतनी गलती कर रहा हूं, ये ऑड के लिए है। इवन के लिए, इवन के लिए ये रहा n/2, n/2th टर्म, ठीक है। आज मैं भी कुछ ज्यादा गलती कर रहा हूँ, 7 नंबर है ना, तो 7 तो ऑड है, n+1/2 करते हैं ऑड के लिए, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूं। चले आगे बढ़े। ये रहा, मैंने बोला ना मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लाया हूं, ये प्रैक्टिस करेंगे। कितने नंबर है, 3 3 6 एक 7 नंबर है। पहले इसे आरोही क्रम में दिखाना है, पहले इसे अरेंज करो आरोही क्रम में, फिर नंबर गिन के, यदि इवन है तो n/2th टर्म हो जाएगा, और यदि ऑड है तो n+1/2th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ये भी बताना है किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज की क्लास के, ठीक है। यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसकी पूरक की घटना, पूरक घटना मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी घटना नहीं हुई है, ठीक है भाई। क्या हो सकता है, मैं यदि मैं जैसे मान लो मैंने कपड़े पानी में भिगोए, ठीक है, तो मैं या तो उस कपड़े को धोऊंगा उस दिन या नहीं धोऊंगा, यही बात होता है ना। मैं सिक्का को कॉइन को उछाल रहा हूं, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, तो ये कोई घटना होगी और कोई घटना नहीं होगी, दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी पी डैश से मैं ले रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी घटना होने की प्रोबेबिलिटी, और पी डैश ई ये घटना ना होने की प्रोबेबिलिटी, यदि दोनों का सम पूछता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ठीक है। तो यदि किसी घटना की संभावना पी है तो इसके पूरा घटना क्या हो जाएगा, मान लो किसे दे रखा है पी, और ये क्या दे रखा है पी, तो किसी घटना की ना होने की तो पी, ये क्या हो जाएगा 1 - पी। पूरा घटना पूछा है ना, यानी पी डैश ई, तो ये इधर क्या चला जाएगा 1 - पीई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1 - पी होगा इसका, पूरा घटना 1 - पी। चले समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता हूं, और 1 से छोटी हो सकती है 1 के बड़ी। किसी घटना की प्रायिकता बस इन्हीं दोनों नंबर के बीच ही होती है, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। यदि कोई घटना होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, कोई घटना नहीं होगी तो 0। यदि कोई घटना आधी होगी तो 1/2, नहीं होगी तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। आप कहोगे सर पॉइंट में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ये देखो 0.1 क्या 0 से बड़ा नहीं है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से बड़ा है, भाई 0 भी होता तो भी हो सकता था कि घटना नहीं हुई है, 0.2 भी हो पॉसिबल और 1 भी पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है,
ये पॉइंट जिसने याद कर लिया वो प्रायिकता का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, इससे रिलेटेड। ठीक है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ी या इक्वल, 1 से छोटी या इक्वल हो सकती है। चले आगे बढ़े। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या मतलब क्या, इवन नंबर, और पासा मतलब क्या है, डाइस। ठीक है, यदि हम डाइस को फेंकते हैं तो कौन सी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसमें सम संख्या कौन सी है, 2 4 6, यानी टोटल 6, कितने सम आ सकते हैं, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या 1/2 है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम ऑप्शन ही क्या मिला देते हैं, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन ही है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की पूछी गई प्रोबेबिलिटी, पूछी गई प्रायिकता अपॉन में टोटल प्रायिकता। ठीक है, इंग्लिश में ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू। ठीक है, चलो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर ई है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नोटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई का मान, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 2 तो हो नहीं सकती, निगेटिव है नहीं, 1 होगा, कि किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी। भाई यदि कोई देखो यह हुई है तो भाई चाहे मैं 4 काम करूं चाहे मैं 2 काम करूं, प्रोबेबिलिटी तो एक ही आएगी ना, 0 तो हो नहीं सकती। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। कितने क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छता एक पत्ता निकाला गया, उसमें काले रंग का बादशाह। मैं जानता हूं टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें से 26 रेड होता है और 26 ही ब्लैक होता है। तो रेड में भी 13 हर्ट होते हैं, HEAT हर्ट, मतलब दिल हमारा लाल होता है ना, ऐसे याद कर लो। और हर्ट और डायमंड को देख के हमारा दिल कितना हो जाता है, खुश। तो डायमंड भी कितने हो गए, 13। ब्लैक मतलब क्या, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। सॉरी वो थोड़ा पेन में दिक्कत हो गया था, पेन चल नहीं रहा था, इस पेन से पढ़ा रहा हूं ना, तो लाइट चली गई थी इसकी। चलो 26 ब्लैक कार्ड है, जिसमें से क्लब में जाते हैं, क्या क्लब में जुआरी लोग जाते हैं, बुरा मत मानना, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और क्लब जब हम हार जाते हैं तो हम स्पेड हो जाते हैं, स्पेड मतलब बिल्कुल एकदम 100 पसीना आ जाता है ना, वही वो 13 होते हैं। इसी में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। मैं ये आपको ना अलग से कल बना दूंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगली क्लास में भी मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लूंगा, तो उसमें मैं अच्छे से कार्ड बना दूंगा। इसमें भी एक किंग एक क्वीन एक जैक, इसमें भी एक किंग एक क्वीन एक जैक, इसमें भी एक किंग एक क्वीन एक जैक। तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। हम उस देखो 3 3 6 3 9 3 12, तो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड पूछे तो कितने हो जाएंगे फेस कार्ड। इसी में देखो काले रंग का बादशाह पूछा है, काला रंग कहाँ है, ये रहा 26। इसमें कितने बादशाह होंगे, यानी राजा। इसमें भी एक है, इसमें भी एक, भाई क्लब इस पे दोनों ब्लैक का पार्ट है, इसमें भी एक राजा इसमें भी एक राजा। तो टोटल कितने राजा हो गए, टोटल 2 राजा हो गए, कितने में से, 52 में से। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसका आंसर कितना है, 1/26। इसका आंसर ऑप्शन बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर देंगे, और जो मैंने आंसर पूछा है ना आपका वो जरूर देना, और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफ थे,
आज के लिए, कल मैं फिर से एक क्लास अपलोड कर दूंगा, आपको ये बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। ठीक है, हर एक बच्चा जो वीडियो देखेगा वो बताएगा मुझे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। ठीक है, आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहिए, मैं ऐसे ही आगे आपके पास जब तक बोर्ड है अच्छे से मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। और हम अगले से, मैंने बोला था ना 5 क्वेश्चन मैं आपके सॉल्यूशन वाले भी दूंगा, वो पक्का अगली बार से पक्का दूंगा। ठीक है, डन। चलो ध्यान रखें, अपने आसपास ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।